कभी देश की सड़कों पर गोली चलती थी, अब वही वॉर इंटरनेट पर होते हैं। दाऊद गवली और छोटे राजन का खौफ अब बीते दौर की कहानी है, क्योंकि आज का अपराधी ना गली में दिखता है ना इलाके में पकड़ा जाता है। अब वो स्क्रीन के पीछे है, एक क्लिक से करोड़ों की ठगी करता है और डिजिटल नकाब पहनकर गायब हो जाता है। मुंबई का अंडरवर्ल्ड अब कीबोर्ड पर बैठा है और क्राइम सिंडिकेट ने गली से निकलकर इंटरनेट की गलियों में पनाह ले ली है। तो क्या सच में देश में अपराध अब डिजिटल माफिया के हाथों में है? चलिए आपको दिखाते हैं सड़क से स्क्रीन तक की ये हैरत अंगेज कहानी। साल 2024 देश में साइबर फ्रॉड के करीब 15.6 लाख केस दर्ज हुए। साल 2025 साइबर फ्रॉड के मामले सुपर रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। 2024 में साइबर ठगों ने जनवरी से नवंबर के बीच ही 19,888 करोड़ रुपए उड़ा लिए, लेकिन रिकवरी केवल 11%, यानी हर 100 रुपए में सिर्फ 11 रुपए वापस आ रहे हैं। फेक इन्वेस्टमेंट एप्स, बैंक ओटीपी और सोशल मीडिया स्कैम्स के जरिए लोग सबसे ज्यादा ठगी के शिकार हुए। लोगों को जागरूक करने की तमाम कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। साइबर फ्रॉड करने वाले नए नए हथकंडों से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। मुंबई के 60 पुलिस स्टेशंस में रोजाना साइबर फ्रॉड के 5 केस रजिस्टर होते हैं। सड़क पर खुलेआम गोली चलती थी, हफ्ता वसूली होती थी, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। अब देश में गुनहगार दिखते नहीं, वो इंटरनेट के पीछे छिपे बैठे हैं। नाम, चेहरा और ठिकाना सब फर्जी, लेकिन ठगी असली। अब तस्वीर बदली है। अब देश की इकोनॉमिक कैपिटल भी साइबर फ्रॉड की चपेट में है। ये गुनहगार सामने नहीं आते, वो पर्दे के पीछे बैठकर इंटरनेट से ठगी का अपना काला कारोबार चला रहे हैं और ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। ये सिर्फ ऑनलाइन ठगी नहीं, ये एक हाईटेक इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट है, जिसकी जड़ें डार्क वेब से लेकर इंटरनेशनल पेमेंट नेटवर्क्स तक फैली हैं। साइबर क्राइम एक्सपर्ट एडवोकेट प्रशांत माली साफ कहते हैं, अब वक्त आ गया है कि भारत को मिले एक अलग साइबर कोड, क्योंकि अब लड़ाई मोबाइल से आगे, मैप से बाहर जा चुकी है। ड्रग्स की तस्करी अब बॉर्डर से नहीं, डार्क वेब और एन्क्रिप्टेड ऐप से हो रही है। क्रिमिनल्स विदेश में बैठकर ट्रांजैक्शंस करते हैं और पेमेंट होता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर, जिसे पकड़ना मुश्किल हो गया है। सरहदें सिर्फ नक्शे में रह गई हैं। जब तक फेक सिम कार्ड और ढीली ढाली बैंकिंग केवाईसी पर कंट्रोल नहीं होता, साइबर क्राइम रुकने वाला नहीं है। देश एक नए तरह की जंग के लिए तैयार हो रहा है, जहां दुश्मन नकाब के पीछे नहीं बल्कि कोड्स के पीछे छिपे बैठे हैं। मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट की दुनिया में हर कोई अब निशाने पर है। जी हाँ, लगातार इस तरह की धोखाधड़ी बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में सवाल यहाँ पर ये है कि इस पर नकेल कैसे जो है वो लगाई जाए। मेरे साथ जुड़ गए हैं राजेश पाठक, को फाउंडर हैं सिक्योर इन्फोसेक एलएलपी के, और आपका बहुत बहुत स्वागत है राजेश हमारी इस खास पेशकश में। जो आंकड़े हमने अभी पेश किए हैं ये काफ़ी चिंताजनक है राजेश, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये आंकड़े उतने ही हैं जितनी रिपोर्टिंग हुई है। असल में इससे ज़्यादा भी नंबर हो सकता है। और अगर हम पूरे देश के लिहाज से देखें, एक साल पहले की ही तस्वीर में हम इजाफा देख रहे हैं, और ये कोई मामूली इजाफा नहीं है। लगभग 20 से 30% जंप हम देख सकते हैं इस तरह के केसेस में, और हर तरह की साइबर धोखाधड़ी हो रही है। बिल्कुल, आपने जो कहा वो सही कहा। जैसे आंकड़े बताते हैं उससे आंकड़े कहीं ज़्यादा हो सकते हैं। पिछले 25 सालों में जो हमने देखा कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जिस तरह से हुआ है, तो जनता को, आम लोगों को ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल के लिए करने के लिए अवेलेबल है। वैसे ही ये टेक्नोलॉजी साइबर क्रिमिनल्स को भी इस्तेमाल करने के लिए और उससे ज़्यादा गलत इस्तेमाल करने के लिए अवेलेबल है। अ, सो
जैसे साइबर क्राइम पहले आई मीन जैसे नॉर्मल क्राइम्स होते थे, वैसे अभी साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, उसकी जगह साइबर क्राइम्स ने ले ली है। अलग-अलग तरह के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट साइबर क्राइम्स देखे जा सकते हैं, जैसे हैकिंग हुआ, अलग-अलग तरह के साइबर फ्रॉड्स हुए, जिसमें मॉनेटरी फ्रॉड्स है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स है, सोशल मीडिया स्कैम्स है। तो ये एक तरह के फ्रॉड्स है। दूसरी जगह इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके डार्क नेट ऑपरेशंस, रैनसमवेयर ऑपरेशंस, डीप फेक ऑपरेशंस, बॉट के ऑपरेशंस, ड्रग ट्रैफिकिंग, एक ऐसे अलग-अलग तरह के जो साइबर क्राइम्स है वो देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, इतने सारे क्राइम्स जो हो रहे हैं, अब कुछ डेटा भी स्क्रीन पर हम फ्लैश करेंगे दर्शकों के लिए। पिछले 6 महीने में 11,000 करोड़ की साइबर ठगी। ठीक है, ये वो आंकड़ा है जो हम स्क्रीन पे भी आपको दिखाएंगे, ये आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के हिसाब से अगर हम देखें तो रोज़ाना औसतन 60 करोड़ का आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। ये एक अपने आप में एक चिंता वाली बात है, जहाँ पर हर किसी का ध्यान मेरे ख्याल से अब केंद्रित हो जाना चाहिए। 60 करोड़ का आर्थिक नुकसान, इतना ही नहीं, रिपोर्टिंग पोर्टल्स अगर आप देखें वहाँ पर भी रोज़ाना कंप्लेंट्स, ऐसा नहीं कि कोई भी कंप्लेन यहाँ पर उसमें कोताही बरती जा रही है। जिन जिन लोगों को समझ है उसके हिसाब से 6,000 से ज़्यादा शिकायतें दर्ज हो रही हैं। भारतीयों में डेली करीब 60 करोड़ रुपए गंवाए जा रहे हैं केवल साइबर फ्रॉड की वजह से। विश्व स्तर पर यह आंकड़ा लगभग 85.49 लाख करोड़ का है और इसमें भी केवल ऑनलाइन धोखाधड़ी अगर हम देखें तो एशिया में लगभग 57.1 लाख करोड़ की साइबर ठगी के आंकड़े सामने आ रहे हैं। 2024 में 1700 से ज़्यादा स्काइप आईडी और 59,000 व्हाट्सएप अकाउंट्स जो हैं वो ब्लॉक किए गए हैं। राजेश, ये नंबर्स वाकई चिंताजनक तो हैं ही, लेकिन अब सवाल बहुत बड़ा ये है कि शिकायतें भी हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शिकायतों का जो समाधान है या हल जो है वो हमें मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। टर्न अराउंड तमाम केसेस में 1% भी नहीं है जहां पर उन्हें इंसाफ मिल पा रहा है। रिपोर्टिंग का इसी लिहाज से हम देख रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। आपके पास आपके पैसे जो गवाए हैं, जो गए हैं आपसे चूना लगाकर, वो आपको मिल तो नहीं रहे हैं? अभी उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि लैक ऑफ अवेयरनेस जिसको कहते हैं। मैं एक आम नागरिक हूँ, तो मैं टेक्नोलॉजिकली टेक सेवी हूँ, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हूँ, मेरे हाथ में, मेरे टच पे मुझे अलग-अलग तरह की टेक्नोलॉजीज़ एक्सेसिबल है। मैं इसके बारे में सब जानता हूँ। क्या इसका मतलब ये है कि मैं पूरी तरह से सिक्योर हूँ? नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरी तरह से सिक्योर हूँ। 2023 में जैसे भारतीय न्याय संहिता और अभी आज हम सुनते हैं कि डेटा प्राइवेसी, इस तरह के जो कायदे कानून हैं, जो लॉज़ हैं वो अभी आ चुके हैं और उसमें टेक्नोलॉजिकल विज़िबिलिटी भी मिल चुकी है और अलग-अलग तरह की जो एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं जैसे पुलिस, और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, उनको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और इन्वेस्टिगेशन सक्सेसफुल करने के लिए इसके पास ताकत है। लेकिन आम जनता ने, आम लोगों ने ये भी सोचना चाहिए कि एक तरफ ये इंफ्रास्ट्रक्चर अगर है, तो दूसरी तरफ ये मेरी खुद की ज़िम्मेदारी है कि मैं खुद को सिक्योर रखूँ। मेरे पास अगर कोई लिंक आती है, क्या मैं उसको क्लिक करने से पहले 2 बार सोचता हूँ? मेरे पास अगर कोई ऐप आता है, मुझे कोई फर्ज़ी कॉल आता है, कोई भी कॉल आता है, तो क्या वो कॉल फर्ज़ी है? क्या वो कॉल लेजिटिमेट है, इल्लेजिटिमेट है? क्या इसके बारे में मैं सोचता हूँ? एक आम नागरिक होने के नाते क्या मेरी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि मेरे पास मुझे एक्सेस करने के लिए जो भी अलग-अलग तरह की टेक्नोलॉज़ीज़, डिवाइसेज़, प्लेटफ़ॉर्म्स, सोशल मीडिया जो भी है, उसको मैं किस तरह से हैंडल करता हूँ, उसको मैं किस तरह से सेफ रखता हूँ। अ, और एक इसमें पॉइंट मैं कहना चाहूँगा कि अगर मेरे साथ कोई स्कैम होता है, मैं एक आम नागरिक हूँ और मेरे साथ अगर कोई स्कैम होता है, तो इसकी वजह से साइबर क्रिमिनल्स को मोटिवेशन भी मिलता है। साइबर क्रिमिनल्स को ये लगता है कि अरे! इस आदमी को अगर हम फँसा पाए, तो हम और लोगों को भी फँसा सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेशंस में ये सामने आता है कि किस तरह से कोई साइबर फ्रॉड किया गया, किस तरह से उसकी मोडुस ऑपरेंडाई थी, उसमें किस तरह के टेक्निक साइबर क्रिमिनल्स ने इस्तेमाल कर ली थी।
तो ये बिल्कुल। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो बाहर आता है, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, साइबर दोस्त वगैरह अलग-अलग जो अपने गवर्नमेंट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, उससे और बैंक्स की तरफ से, अलग-अलग कंपनियों की तरफ से साइबर अवेयरनेस के रिलेटेड अलग-अलग टिप्स और गाइडेंस और अवेयरनेस मिलता थोड़ा-सा रहता है, ज़रूरत है नॉलेज जागरूक मिलता रहने रहता की है। भी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। लेकिन ये मामला केवल यहाँ पर नहीं थमता है। राजेश, ड्रग्स तस्करी का भी एक नया रास्ता बन गया है। डिजिटल अंडरवर्ल्ड जो है, अब तस्करी सरहदों से नहीं हो रही है, डार्क वेब और एन्क्रिप्टेड ऐप से हो रही है। ये एक बहुत ही बड़ी चिंता है जिसको लेकर अलग-अलग खेमों में मंथन भी हो रहा है। क्रिमिनल्स विदेशों में बैठे हैं, पेमेंट जो है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर किए जा रहे हैं। कुछ डिजिटली होने से साइबर ठगों को पकड़ पाना भी बेहद मुश्किल यहाँ पर जो है वो पता लग पा रहा है। फेक सिम्स अगर हम कहें, कमज़ोर केवाईसी अगर हम कहें, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं साइबर क्राइम की खुली छूट इन लोगों को मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये सब चीज़ें आपके स्क्रीन पर भी हम यहाँ पे फ्लैश करेंगे। लेकिन फर्जी सिम कार्ड जो है, ये एक फ्रॉड का बहुत बड़ा ठिकाना बनता हुआ दिखाई दे रहा है, फ्रॉड की फाउंडेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंकिंग सिस्टम में जिस तरह की ढिलाई है, अब तमाम तरीके के बैंकों को रिपोर्टिंग तो होती है साइबर फ्रॉड हो जाने की, लेकिन उसके बाद वो इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं सारे लूप होल्स को टाइट करने के लिए। जितने भी काम किए जा रहे हैं वो नाकाफी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा लूप होल वहीं से आता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ठगों को पूरी तरह से छूट मिल रही है। जब तक केवाईसी स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक आप इस तरह के केसेस पर नकेल नहीं कस पाएंगे, जालसाजी नहीं रुकेगी। और जिस भी तरह से हम देख रहे हैं कि दुश्मन अब बॉर्डर पर नहीं है, ब्राउज़र के पीछे है, इंटरनेट, लैपटॉप, मोबाइल सबको जो है हथियार बन चुका है, और आम नागरिक जो है वो एक तरह से रोज़ाना एक साइबर वॉर के लिए निकलता है। जैसे ही आप ऑनलाइन कोई लेन देन करते हैं, एक साइबर वॉर में आप शामिल हो जाते हैं। तो राजेश, हम अपने पैसों की बात तो कर ही रहे हैं, हमारी गाड़ी कमाई की बात तो हम कर ही रहे हैं, उसको लेकर आप में जागरूकता भी होनी चाहिए, किस तरह सावधानी से आपको अपनी सोशल मीडिया बिहेवियर में बदलाव लाने चाहिए। लेकिन उसके अलावा जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। इतना बड़ा डेटा ब्रीच अभी हुआ है, जो कि मेरे ख्याल से इतिहास का सबसे बड़ा डेटा ब्रीच है जो रिपोर्ट हुआ है तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। क्या आपके मोबाइल के नंबर, क्या आपके एड्रेसेस, क्या आपके आधार नंबर, सभी को जो है डार्क वेब पर पहुंच चुके हैं। स्टेक होल्डर्स की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है, जिसके लिए सही तरह के सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। अब हर चीज़ तो कंज्यूमर के सर पर नहीं मढ़ी जा सकती ना, कि आप सतर्क रहिए, आप सावधान रहिए, आप टाइम पर रिपोर्टिंग कीजिए। रिपोर्टिंग करते भी हैं तब भी उनके पैसे वापस नहीं मिलते। स्टेक होल्डर्स से कौन सवाल पूछ रहा है, उन पर क्यों नहीं नकेल कसी जा रही है? आपने थोड़ा सही फरमाया कि ड्रग ट्रैफिकिंग या अलग-अलग तरह के जो अक्रॉस द बॉर्डर जो क्राइम्स है, जो जिनको कमिट करने के लिए साइबर और टेक्नोलॉजीज़ का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आइडेंटिटी थेफ्ट, आइडेंटिटी फ्रॉड, किसी की पहचान चुराना, ये एक तरह की टेक्नीक है जिसमें किसी के केवाईसी डिटेल्स चुरा के या नकली बना के या नाम किसी एक आदमी का, फ़ोटो किसी दूसरे आदमी का, एड्रेस किसी तीसरे आदमी का, मोबाइल नंबर किसी चौथे आदमी का, इस तरह से उन केवाईसी में फेर-फार करके या फिर ऐसा कुछ उसमें करके किसी की फेक आइडेंटिटी अगर बना ली, तो उसके नाम पे कोई में लाइक बैंक अकाउंट क्रिएट किया गया। तो ये तो दिखने में ये सामने दिखता है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा सिंडिकेट जो है वर्क करता है। केवाईसी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड स्ट्रिक्ट लॉज़ है, जिसके लाइक राइट। बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशंस ने अगर इसके तरफ कंप्लायंस नहीं किया या इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो लाइक उसमें पेनल्टीज़ भी है। लेकिन ये तो हुआ पोस्ट क्राइम सिनेरियो। प्री क्राइम सिनेरियो में ये बिल्कुल ही ना हो, इसके लिए अलग-अलग जी। तरह की टेक्नोलॉजीज़, अलग-अलग तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स, एआई बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म्स भी अभी पिक्चर में आ रहे हैं, जिनका इस्तेमाल चलिए, करके यहाँ पर भी, हाँ, यहाँ इस पर भी जांच होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं इन सब पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कम से कम ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग होना बहुत ज़रूरी है। मेरा समय समाप्त हुआ है इस खास पेशकश में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, इतने अहम मुद्दे पर बातचीत की हमारे साथ राजेश।
चलिए इसी के साथ शो को भी समाप्त करते हैं, लेकिन साइबर क्राइम जरा संभल कर में, अगर आप भी किसी भी तरह के साइबर क्राइम के विक्टिम हुए हैं, अपनी कहानी हमारे साथ साझा करना चाहते हैं या हमसे मदद लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम एजेंसीज के पास जाएं और आपकी गुहार वहां पर लगाएं, तो वो भी किया जा सकता है। आप हम तक पहुंच सकते हैं। सवाल व्हाट्सएप कर दीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कॉमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। नमस्कार।